आज था डे 6 और हम तैयार होके पहुंच गए थे द्वारकाधीश मंदिर 5 बजे। वहां पे क्यू तो पहले से ही खड़ी थी, ये तो पता था हमें, लेकिन फिर भी हम ज्यादा दूर नहीं थे और भीड़ चल रही थी, मंत्र चैंटिंग हो रही थी वहां पे। और करीबन हमारा दर्शन भगवान जी का 7 बजे के करीबन हमारा दर्शन हो गया था। अंदर मंदिर बहुत भव्य है और अलग अलग एंट्रेंस है इस मंदिर का, तो आप अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। जब हमारा दर्शन हो गया तब भी लोग आ रहे थे, तो आप अपने टाइम के हिसाब से मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। हमने सोचा था कि बेट द्वारका 12 बजे के बाद बंद हो जाता है एंड फिर खुलता है 3 बजे के बाद, तो हमने सोचा था कि मंदिर के दर्शन अगर हो जाएंगे तो हम बेट द्वारका निकल जाएंगे और 12 बजे से पहले हम बेट द्वारका का भी दर्शन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना प्लान किया था। द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन के बाद हमने चाय बस पी और फिर हमने कहा कि चलो बेट द्वारका की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि हमें ज्यादा देर ना हो। तो ये जो बेट द्वारका को कनेक्ट करता है ये है ब्रिज आपका सुदर्शन सेतु, जो अभी नया नया बना है। 33.4 किलोमीटर, अराउंड हमें 50 मिनट लगा बेट द्वारका पहुंचने में और स्मूथ राइड है ब्रिज की, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप अरेबियन सी क्रॉस कर रहे हो। और ये जो ब्रिज है, यहाँ का जो व्यू है ना सी का, वो बहुत ही प्यारा लगता है। बेट द्वारका में पार्किंग है, तो आप अपनी प्राइवेट व्हीकल को पार्क में लगाते हैं एंड वहां से ऑटो टोटो ये सारी चलती है, इलेक्ट्रिक रिक्शास चलते हैं और ये आपको मंदिर के कैंपस के पास ले जाते हैं जहाँ आप अपना चप्पल वगैरह सबमिट करते हो। और वहाँ पे आपको मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो हमने पहले ही छोटे छोटे पिक्स और वीडियोस ले लिए और फिर मोबाइल जमा कर दिया। तो ये जो मंदिर का कैंपस है, वहाँ पे काफी वेंडर्स आ जाएंगे जो कहेंगे कि चावल खरीद लो, तो 20 रुपए की कुछ पुड़िया आती है, वो हमने खरीदी क्योंकि वहाँ पे चढ़ाया जाता है। इसका एक कहानी है जो हम सबको पता है। बेट द्वारका की खासियत ये है कि सुदामा जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड थे लॉर्ड कृष्णा के, उनके पास कुछ जब नहीं बचा तो वो कुछ चावल के दाने लेके आए थे लॉर्ड कृष्णा के लिए। तो ये चावल के दाने की तरह हम भी एक तरह से सुदामा हैं जो भगवान से मिलने आए हैं और उनको भेंट के स्वरूप में ये चावल के दाने दे रहे हैं ताकि वो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। तो जब आप मंदिर के कैंपस में देखते हो तो आपको 2 साइड दिखता है, एक साइड द्वारकाधीश टेम्पल जो कृष्ण जी बैठे हुए हैं वहां का जाने का है और दूसरी साइड रुक्मिणी टेम्पल है, वहां पे आपको सोने की द्वारका दिखती है। तो पहले आप मंदिर जाएं, उसके बाद फिर आप रुक्मिणी टेम्पल जा सकते हैं। जब आप मंदिर के कैंपस के अंदर जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं तो आप एक रूम में ले जाए जाते हैं। सुदामा और कृष्ण की जो फेमस कहानी है, चावल भी वहीं पे हमें जमा करना होता है और मंदिर से प्रसाद स्वरूप चावल वापस हमें मिलता है। कहा जाता है कि ये चावल को आप अपने अन्न भंडार में डाल दें या जहाँ चावल आप रखते हैं वहाँ पे 1 कण या 2 कण मिला दें, तो इससे आपको कभी अनाज की कमी नहीं होगी, ऐसी मान्यता है। बेट द्वारका में कृष्ण जी का दर्शन करने के बाद हम आ गए रुक्मिणी जी का टेम्पल। ये रुक्मिणी जी उनकी वाइफ थी कृष्ण जी की, और उनके टेम्पल में दर्शन करने के बाद वहाँ पे सोने की द्वारका है जो कि एक गोल्डन कलर पैलेट से बना हुआ पैलेस है। अंदर आपको गैलरीज वगैरह देखने को मिल जाती है। ये गोल्डन जो पैलेस है द्वारका, सोने की द्वारका, बहुत सुंदर दिखता है ये और ऐसा लगता है कि कोई राजमहल में हम एंट्री कर रहे हैं। हमारा दर्शन बेट द्वारका में हो गया था करीबन 10:30 11 बजे तक हम फ्री हो गए थे और फिर हमारा प्लान था कि हम गोपी तालाब जाएंगे जो वहाँ का अगेन अगर दूसरा फेमस टेम्पल है। तो हमने सोचा कि चलो पहले गोपी तालाब जाएंगे, फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा भी जाना है। तो सबसे पहले गोपी तालाब पहुंच गए, काफी धूप हो रहा था वहाँ पे और गोपी तालाब काफी फेमस है और ये उसका एंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ से आप जाते हो तो वो एक बहुत बड़ा तालाब दिखता है, तो वो बड़ा अच्छा व्यू आता है उसमें। गोपी तालाब एंटर करने के बाद आपको बहुत सारी काउस दिख जाएंगे और वहाँ पे लोग घास वगैरह बेचते हैं, तो आप कुछ 10 रुपए दे के आप वहाँ पे गायों को घास खिलाया जाता है जो कि शुभ माना जाता है। गोपी तालाब के बाद कुछ दूरी पे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा है। नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंगा 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है और इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो जब द्वारका आए और ज्योतिर्लिंगा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हम ज्योतिर्लिंगा पहुंच गए। मंदिर के एंट्रेंस के पास ही मासिव शिव जी का स्टैचू है जो दिखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। यहाँ पे तो बस एक ही स्वर निकलता है,
हर हर महादेव। और यहाँ पे जितने लोग हैं सब यही चैंट करते हुए जाते हैं। पूरा माहौल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लगता है। टेम्पल में क्यू लगा होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, और मेन वेमेन का अलग होता है। तो आप आराम से जाएं और अंदर आप शिवलिंगा को टच नहीं कर सकते, वो थोड़ा दूर से ही आप उसको प्रणाम करते हुए बाहर निकलते हैं। और फिर वो मंदिर का कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा है। सारे मंदिर का दर्शन करते हुए हम वापस अपने होटल आ गए द्वारका में करीबन 1:30-2 बजे। और उसके बाद हमारा प्लान था कि चलो अब शाम में शिवराजपुर बीच जाएंगे, जो कि द्वारका का बहुत फेमस बीच है। और ये हम बीच के लिए निकले करीबन 4-4:30 ताकि हम सनसेट भी देख पाए। इस बीच में काफी एक्टिविटीज है करने को। आप जब पहुंचोगे तो आप देखोगे वहाँ पे काफी ज्यादा ATV राइड्स है, कैमल राइड्स है, या फिर कार राइड्स है। वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो रहा है, जेट राइड्स वगैरह, बनाना राइड। तो जो मन है आप आराम से कर सकते हैं, नॉमिनल चार्जेस में, ज़्यादा चार्ज भी वो नहीं लेगा। शिवराजपुर बीच का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ही ब्यूटीफुल नज़ारा था सनसेट का। आप देख सकते हो कितना पीसफुल लग रहा है सब कुछ। मतलब जितनी एक्टिविटीज है सब बंद कर दी गई और सारा माहौल एकदम से स्पिरिचुअल हो गया। वापस हम अपने द्वारका होटल आ गए और हमने रात में सोचा कि बाहर ही खाएंगे। तो यहाँ की गुजराती थाली एक रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, मानव रेस्टोरेंट। और वहाँ पे आपको जो फर्स्ट फ्लोर है इनका, वहाँ पे आपको थाली जो मिलती है वो सिर्फ थाली ही है। और बहुत ज़्यादा कम प्राइस में ये 160 रुपये पड़ी हमें एक थाली का। और इतना ज़्यादा आइटम था, जिसमें जो अचार वगैरह का आइटम था वो तो लाजवाब था। हमारा ये दिन अच्छा बीता और अब आ गई बारी डे 7 की। तो द्वारका से हम चेकआउट करके सोमनाथ जाना था हमें, और इसका जर्नी करीबन 4 घंटे के अप्रॉक्स लग जाता है। तो ब्रेकफास्ट करके हम सोमनाथ के लिए निकल गए। नाउ हमारी मम्मी का प्लान था कि वो गंगेश्वर टेम्पल भी जाना चाहती थी, जो बहुत ज़्यादा फेमस है पांडव्स की वजह से। मैं इसकी भी स्टोरी बताऊंगी। तो हमने सोचा कि चलो गंगेश्वर भी हो आएंगे। हमने ये प्लान किया कि सोमनाथ से गंगेश्वर करीबन 2 घंटे का रास्ता लगता है। तो हम सोमनाथ में अपना सामान न रख के पहले गंगेश्वर हो आए, वहाँ पे प्रणाम वगैरह करके और फिर वापस फिर सोमनाथ आके हम होटल चेक इन करें। और हमने यही किया। तो टोटल जर्नी हमें द्वारका से गंगेश्वर एंड वापस की 6-7 घंटे लग गए। हमने ये प्लान किया कि सोमनाथ से गंगेश्वर करीबन 2 घंटे का रास्ता लगता है। तो हम सोमनाथ में अपना सामान न रख के पहले गंगेश्वर हो आए, वहाँ पे प्रणाम वगैरह करके और फिर वापस फिर सोमनाथ आके हम होटल चेक इन करें। और हमने यही किया। तो टोटल जर्नी हमें द्वारका से गंगेश्वर एंड वापस की 6-7 घंटे लग गए। अराउंड 3 बजे हम गंगेश्वर महादेव टेम्पल पहुंच गए। इसका रास्ता थोड़ा सा आपको रफ पैच लग सकता है, मगर काफी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। ये मंदिर बहुत ज्यादा फेमस इसलिए क्योंकि जब पांडव थे अपने टाइम पीरियड में, तो इन्होंने जब इनका वनवास चल रहा था तो छुप छुप के शिव जी का इनकी तपस्या, शिव जी की तपस्या इन्होंने यहीं पे की थी, पूजा अर्चना यहीं पे की थी। तो ये टेम्पल इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। मंदिर कैंपस के पास ही आपको काफी फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ आपको ड्राई फ्रूट्स और स्ट्रीट फूड सब बहुत सारे आइटम आपको दिख जाएंगे। हम बहुत ही उत्सुकतावश जा रहे थे और 5 शिवलिंग्स हैं छोटे छोटे, और वहाँ पे आपको 5 को छूना होता है और फिर वहाँ से जल्दी निकलना होता है। मगर कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स होते हैं जो समंदर है वो हमेशा नहीं आ पाता शिवलिंग तक। तो हम जब जा रहे थे तब वो सूखा सा पड़ा था, तो हमें इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने आराम से शिवलिंग को छुआ और प्रणाम किया। मंदिर में जाने के लिए आपको एक लंबी सी आपको कतार लगी रहती है, तो उसके लिए तो हमेशा तैयार ही रहें जब आप मंदिर जाते हैं। तो हमने हाथ धो के और क्यू में खड़े हो गए और नीचे जाना होता है। यहाँ पे कहा जाता है कि समंदर आता है और आप जैसे ही आपको समंदर आता है आपको तुरंत छूना होता है शिवलिंग्स को और फिर वो निकलना होता है, क्योंकि हमेशा समुद्र का जो लहर है वो बहुत काफी तेज हो सकता है। ये देखिए, आप भी कर लीजिए इन 5 शिवलिंग के दर्शन, क्योंकि गंगेश्वर महादेव का ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल वाइब देने वाला महादेव शिवलिंग है।